हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएन पे। और अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। इसमें आज हमें पढ़ना है अबाउट द बायो पेटेंट। सो क्या होता है बायो पेटेंट? पेटेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा, बायो पेटेंट। सो बायो पेटेंट, पेटेंट का मीनिंग होता है अगर हम कोई नॉवेल, कोई यूनिक थिंग का रिसर्च कर रहे हैं या फिर खोज कर रहे हैं। यूनिक होना चाहिए, सबसे हटके होना चाहिए। इसके पहले हमारे इस वाले स्टडी के ऊपर कोई और ने स्टडी नहीं की होनी चाहिए, तभी हमें पेटेंट मिलता है ना। पेटेंट हर एक फील्ड में किया जाता है, बट अगर ये पेटेंट हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड किसी पॉइंट को लेकर हुआ है देन इट इज नोन एज दी बायो पेटेंट। सो बायो पेटेंट का क्या मीनिंग होता है? अगर हमने कोई नॉवेल्टी या फिर कोई यूनिकनेस से भरा हुआ कोई रिसर्च किया है, कोई स्टडी किया है और हमें कुछ मिला भी है सक्सेसफुली, देन वी कैन अप्लाई फॉर दी बायो पेटेंट। यानी कि ये पेटेंट हमारे नाम पे रजिस्टर होता है बिकॉज इसको हमने इन्वेंट किया है। नाउ इस पेटेंट में 3 अलग अलग टर्म्स होते हैं या फिर पार्ट्स होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है ग्रांट। ग्रांट का मीनिंग होता है एग्रीमेंट विद द इन्वेंटर। सो फर्स्ट इसमें पार्ट होता है ग्रांट, ये होता है एग्रीमेंट विथ इन्वेंटर। जिन्होंने खोज किया है इनके साथ कुछ एग्रीमेंट किया जाता है, इसी को ग्रांट कहा जाता है। स्पेसिफिकेशन सेकंड पार्ट है जिसमें होता है कि मैटर या फिर सब्जेक्ट क्या है। सो स्पेसिफिकेशन सेकंड पार्ट है इसमें स्पेसिफिकेशन। इट इंक्लूड मैटर और सब्जेक्ट। ओके, स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? हम जिस पेटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पेटेंट के लिए हमने अप्लाई किया है, जिसकी हमने खोज की, सुबह इसका सब्जेक्ट क्या था, इसका मैटर क्या था, ये आता है हमारे सेकंड पार्ट में, जिसे हम स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं। इसके बाद में आता है क्लेम्स। सो क्लेम्स में आता है स्कोप्स ऑफ इन्वेंशन टू बी प्रोटेक्टेड। सो क्लेम, इसमें आता है सम स्कोप ऑफ इन्वेंशन। कौन से? टू बी प्रोटेक्टेड, जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है। मान लीजिए कि आपने कोई एक पेटेंट को या फिर आपने किसी के पेटेंट को कुछ अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद आपका जो एग्रीमेंट रहेगा इन्वेंटर के साथ, या फिर कोई एक इन्वेंटर है जो आपके पास आता है कुछ पेटेंट को लेकर, आपको उसके पेटेंट से कुछ प्रोडक्ट बनाना है। सो आपका और उस इन्वेंटर के बीच का जो एग्रीमेंट रहेगा ये रहेगा ग्रांट। इसके बाद में स्पेसिफिकेशन में आता है कि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, जो स्पेसिफिक मैटर था उस पेटेंट का, इट इज द स्पेसिफिकेशन। इसके बाद में आता है क्लेम्स। सो क्लेम्स यानी इसका क्या मीनिंग होता है? क्लेम का मीनिंग होता है कि मान लीजिए कि हमने हम एक ऐसे इन्वेंटर के साथ डील कर रहे हैं जिसने कुछ जेनेटिक से रिलेटेड कोई एक पेटेंट लिया है। फॉर एग्जांपल कि किसी सीड से 10 दिन के अंदर पूरा प्लांट बन जाएगा, ऐसा किसी ने कोई इन्वेंशन किया है और अभी हम इसके साथ डील कर रहे हैं। सो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन होगा कि हमारे पेटेंट का सब्जेक्ट क्या है या फिर उसका मैटर क्या है। ओके, ग्रांट यानी हमारा उस इन्वेंटर के साथ जो भी हम एग्रीमेंट करेंगे कि कितने साल के लिए हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे या फिर कैसे यूज़ करेंगे, ये सब जिसमें स्पेसिफिकेशन होगी, ये हो गया हमारा ग्रांट। अभी जो क्लेम रहेगा सो इसमें आता है कि हमें या फिर उस इन्वेंटर को कौन कौन से पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करना है, या फिर ऐसे पॉइंट जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, जो उस इन्वेंटर के लिए ही लिमिटेड है, उस इन्वेंटर तक ही सीमित है, यानी सिर्फ उसके ऊपर उसी का राइट होगा जिसने इसको इन्वेंट किया है। ये आता है क्लेम्स में। सो ये था 3 पार्ट्स ऑफ दी बायो पेटेंट। बायो पेटेंट यानी अगर हम किसी नॉवेल प्रोडक्ट की खोज कर रहे हैं, ये रिलेटेड है हमारे बायोलॉजी से, सो ये आता है बायो पेटेंट के अंदर। सो अभी बायो पेटेंट में क्या क्या आ सकता है? सो बायो पेटेंट में आ सकता है अगर हमने किसी न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिसर्च किया है, किसी एक नए स्ट्रेन को खोजा है, या फिर डीएनए में कुछ मॉडिफिकेशन किया है, या फिर एनीथिंग जो कि रिलेटेड है हमारे बायोलॉजी से, ये सब आता है अंडर दी बायो पेटेंट। इसके बाद में वैलिडिटी, इसी का वैलिडिटी। सो बायो पेटेंट का एक्चुअल में सिर्फ 5 इयर्स तक का वैलिडिटी होता है, यानी सिर्फ 5 साल तक आपको बायो पेटेंट मिलता है। 5 साल तक ये सिर्फ आपके लिए ही रहता है, इसके बाद में ये पब्लिकली ओपन हो जाता है। 5 इयर्स या फिर ये 5 इयर्स होता है आफ्टर द ग्रांट।
या फिर इसका पूरा अप्रूवल होने के बाद। सो आफ्टर दी अप्रूवल से अगर हमने इसका टाइम ड्यूरेशन काउंट किया है, सो ये रहता है 5 इयर्स। और अगर हमने एप्लीकेशन से स्टार्ट किया, सो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन के डेट से काउंट किया, सो ये सिर्फ 7 इयर्स का रहता है, यानी कि 2 साल हमें सिर्फ एप्लीकेशन और अप्रूवल तक लग जाते हैं। सो वैलिडिटी की अगर हम बायो पेटेंट में बात करें, सो 5 साल के लिए रहता है। 5 साल कब से रहेंगे? जब हमारा पेटेंट अप्रूव हो जाता है। उसके बाद में अगर हमारा पेटेंट को हमने काउंट किया है एप्लीकेशन के डेट से, तो 7 साल हमारे पास इसका वैलिडिटी होता है। एक्चुअल में ये दोनों भी टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम है, ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए था, बिकॉज जब भी कोई पेटेंट बनाता है, सो इसके लिए काफ़ी कड़ी सालों की मेहनत लगती है, और 5 या 7 साल इसके लिए कुछ भी नहीं है। सो इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए। नाउ इंडियन पेटेंट प्रोसेस पेटेंट को अलाउ करता है, यानी कि अगर हमने प्रोसेस में कुछ चेंज किया है, सो इसको ये अलाउ करता है, या फिर उसको बायो पेटेंट के लिए काउंट करता है। बट अगर प्रोडक्ट है, सो इसको ये काउंट नहीं करता। देन बायो पेटेंट जो है, ये पेटेंट होल्डर को एक राइट देता है, ऐसा राइट कि जो इन्वेंटर है या फिर जो भी ये होल्ड करता है बायो पेटेंट, सिर्फ वही इंसान, सिर्फ वही पर्सन उस पेटेंट वाले प्रोडक्ट या प्रोसेस को बना सकता है। अदर कोई भी इस प्रोसेस को यूज़ नहीं करता। यही एक स्पेशलिटी होती है पेटेंट की। यानी कि अगर हमारे पास कोई पेटेंट है, सो उस पेटेंट का जो सब्जेक्ट है, उस पेटेंट का जो मैटर, ये सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं, कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता। नाउ अभी कुछ बायो पेटेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि सबसे फर्स्ट वाला बायो पेटेंट क्यों और कहाँ से बना था। सो फर्स्ट वाला बायो पेटेंट जो बना था, ये बना था फॉर द जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, जो कि था सुडोमोनास, और इसको यूज़ किया गया था टू क्लियर दी ऑयल स्पिल्स। सो फर्स्ट बायो पेटेंट कौन सा था बच्चों? फर्स्ट बायो पेटेंट, it was done for the Pseudomonas species। इसका क्या किया गया था? इसका किया गया था जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पेसीज, एंड इसका यूज क्या था? यूज वॉज टू स्पिल ऑयल, यस, टू क्लियर द ऑयल स्पिल, सॉरी, टू क्लियर दी ऑयल स्पिल्स। सो ये इसका एक फर्स्ट बायो पेटेंट था। ओके, फर्स्ट बायो पेटेंट याद रखना है आपको। स्पेसिस थी सुडोमोनास। क्या किया गया था इसका यूज किया गया था फॉर क्लियरिंग दी ऑयल स्पिल्स। नाउ जो पेटेंट होता है, इसको जो भी रिलेटेड रीजन होता है या फिर जो भी रिलेटेड कंट्री होती है, उस कंट्री के गवर्नमेंट का एक स्पेशल ब्रांच होता है जो सिर्फ इस पेटेंट के साथ डील करता है, और यही जो ब्रांच है ये इस पेटेंट को आगे बढ़ाता है या फिर इसको अप्रूव करता है, या फिर उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं, इन डिसीजन को ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लेता है। नाउ इसके बाद एक पेटेंट आया था जिसका टाइटल था कंट्रोल ऑफ प्लांट जीन एक्सप्रेशन। कंट्रोल ऑफ प्लांट जीन एक्सप्रेशन। सो एक्चुअल में ये 2 साइंटिस्ट ने ये वाला जो पेटेंट था इसको इशू करवा दिया था फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट। कंट्रोल ऑफ प्लांट जीन एक्सप्रेशन। सो अंडर दिस बायो पेटेंट इसमें क्या हो रहा था? सो इसमें ये होता था कि अगर मान लीजिए कि कोई सीड है, सो अगर हम इस सीड को सॉइल में डालते हैं, सो इसका जर्मिनेशन हो जाता है। यस, सो ये जो पेटेंट था, सो इस पेटेंट का जो इन्वेंटर थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस सीड का जो जर्मिनेशन पावर है इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया था, यानी सीड्स ऐसे बनाए थे जो जर्मिनेट ही ना हो। इसका एम ये था कि इन्होंने जितने भी सीड्स बनाए ये सिर्फ इन्हीं के हद तक सीमित रहे, या फिर एक पब्लिकली कॉमनली लोगों को ना मिले, या फिर इनका जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था ये सिर्फ इन्हीं के पास अवेलेबल रहे और कहीं पे भी ना जाए, और सीड से जर्मिनेशन ना हो। ये इस बायो पेटेंट का सब्जेक्ट था।
सो यूएस गवर्नमेंट ने तो इसको इशू करवा दिया था, बट इंडियन गवर्नमेंट ने इस पेटेंट को इशू नहीं किया है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि ये वाला अगर सब्जेक्ट या फिर ये वाला अगर मैटर है किसी बायो पेटेंट का, सो एक्चुअली इन्वायरमेंटली या फिर जो फंडामेंटली अगर इसको देखा जाए तो ये एक अनएक्सेप्टेबल बायो पेटेंट है। यानी कि जो नेचर का एक नेचुरल जो फूड चेन चल रहा है या फिर जो नेचुरल फ्लो चल रहा है, इसके बीच में हम अनएक्सेप्टेड चेंजेस नहीं ला सकते या फिर लाना नहीं चाहिए। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट ने इस बायो पेटेंट को एक्सेप्ट नहीं किया था। सो ये था अबाउट द बायो पेटेंट। इसके बाद में हमें अभी स्टडी करना है अबाउट द बायो पायरेसी। सो बायो पायरेसी का मीनिंग होता है चोरी करना, सिंपल बायो। सो नाउ वी विल स्टार्ट दी बायो पायरेसी। सो बच्चों, क्या होता है बायो पायरेसी? अभी पायरेसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पायरेसी क्या होता है? अभी हम बोलते हैं कि पायरेटेड वर्जन है या फिर कुछ पायरेटेड इशू है हमारे टेक्निक में। सो क्या होता है बायो पायरेसी? सिंपल इसका मीनिंग होता है थेफ्टिंग, चोरी करना। ओके, सो पायरेसी डायरेक्टली इसका मीनिंग होता है चोरी करना या फिर थेफ्टिंग करना। अभी इसमें यहाँ पे किलिंग वगैरह ये सब तो नहीं आता। सो थेफ्टिंग। अभी बायो पायरेसी में क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई बायो पेटेंट अवेलेबल है और ये आपके किसी कंपटीटर को पता चला है, ओके, बट वो चाहता है कि आपका कहीं पे नाम ना हो या फिर आपको इसके लिए कुछ ना मिले। सो ये हो सकता है कि उसने आपके पास का सब मटेरियल का आपका डाटा चुरा लिया है और खुद उसको लेकर कोई प्रोडक्शन कर रहा है या फिर खुद उसके लिए उसने अप्लाई कर दिया है फॉर द बायो पेटेंट, बट ये सब एक्चुअल में आपकी मेहनत है। ओके, सो बायो पायरेसी का मीनिंग होता है कि हमने किसी और का अगर पेटेंट चुराया है या फिर उसका मिसयूज़ किया है या फिर उसके नॉलेज के बाहर हमने उसका यूज़ किया, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया और उस इंसान को कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया है। कंपनसेशन इन द फॉर्म कि उसको मनी या फिर और भी जो चीज़ें उसको देना चाहिए वो नहीं दिया है हमने। सो ये आता है अंडर दी बायो पायरेसी। सो अभी बायो पायरेसी कब होता है? सो बायो पायरेसी इस टाइम पे अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, ओके, सो अभी हमारे वर्ल्ड में इतने सब कंट्रीज़ है, काफ़ी कंट्रीज ऐसे जिनके पास काफ़ी कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल है। अभी जैसे कि मान लीजिए इंडिया है या फिर और कोई कंट्री जो एक्चुअली अनडेवलप है या फिर अंडर डेवलपमेंट है। सो ऐसे कंट्रीज इनके पास क्या होता है, इनके पास रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्किल्स है, नॉलेज है, काफ़ी कुछ होता है, बस इनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता जिसके ऊपर उन्होंने इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बट अब ऐसे कुछ कंट्रीज़ होते हैं जिनके पास पावर होता है बट उनके पास एडिक्वेट या फिर उतना अमाउंट ऑफ दिस नॉलेज या फिर कुछ ट्रेडिशन नहीं होता जो वो अपने आप का रिप्रेजेंट कर सके ऑल ओवर दी ग्लोब। फिर ये क्या करते हैं, यूजिंग इनके पास जो पावर होता है, इन पावर को यूज़ करके कुछ ऐसे कंट्रीज जिनके पास पावर नहीं है बट ये रिच है विद द नॉलेज या फिर विद इनके पास कुछ बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, जैसे हमारा है इंडिया, हमारे पास आयुर्वेदा वगैरह जैसे काफ़ी कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज है। सो इनमें से हमारे पास भी काफ़ी बायो पायरेसी के केसेस है कि कुछ ऐसे मटेरियल या फिर कुछ ऐसा नॉलेज जो हमें ट्रेडिशनली हमारे पूर्वजों से हमें मिला है, जिसे आयुर्वेद में लिखा हुआ है या फिर जिसे कहीं हमारे पास ही लिखा हुआ है लिटरेचर में, बट ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने कभी रिप्रेजेंट नहीं किया है किसी के सामने। बट वी नो कि ये वाला जो पेटेंट है या फिर ये वाला जो कुछ प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में हमारा पेटेंट है या फिर इस पर हमारा अधिकार है। सो इसे कहा जाता है बायो पायरेसी। अभी बायो पायरेसी अगर किसी कंट्री के पास या फिर किसी रीजन के पास भरपूर सारा नॉलेज है, भरपूर सारे स्किल्स है या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज है और इसको कोई और चुरा रहा है या फिर इसका कोई इलीगली यूज़ कर रहा है, मतलब विदाउट आवर परमिशन, हमारे परमिशन के बिना ही हमारे कुछ अधिकारों को या फिर हमारे कुछ स्टडीज़ को, कुछ नॉलेज को, कुछ लिटरेचर को अगर कोई और यूज़ कर रहा है इलीगली, सो ये सब आता है अंडर दी बायो पायरेसी। नाउ बायो पायरेसी हमेशा काफ़ी बार देखा गया है उन कंट्रीज़ में जिन कंट्रीज़ के पास एक्चुअल में पावर नहीं होता बट काफ़ी सारे रिसोर्सेस है, काफ़ी सारा लिटरेचर होता है, जैसे कि एक इसका एग्जांपल है अपना खुद का इंडिया। सो कुछ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड बताने चाहिए या फिर जिसको लेकर के बायो पायरेसी होती है। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रेडिशनल नॉलेज में अबाउट द फूड। सो कौन कौन से है भाई ट्रेडिशनल नॉलेज जिसको लेके बायो पायरेसी हो सकती है? सो ट्रेडिशनल नॉलेज इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अपना जो हम खाते हैं फूड, इसके बाद में आता है क्रॉप्स, इसके बाद में आता है प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, देन सम टेक्निक्स,
टेक्निक रिलेटेड टू दी अगेन फार्मिंग। सो ये सब आते हैं अंडर द ट्रेडिशनल नॉलेज, या फिर ये हर किसी रीजन का अपना अपना ट्रेडिशनल नॉलेज होता है। इसके बाद में आता है कुछ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अभी बायोडाइवर्सिटी भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें। अभी बायोडाइवर्सिटी ये सिर्फ फॉर्चुनेटली कुछ रीजन को अवेलेबल होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी के पास सेम बायोडाइवर्सिटी नहीं होती है। डिपेंड करता है कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है। इसके बाद में आता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स। मेडिसिन्स भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे बायोपायरेसी से कोई और हथिया सकता है। सो मेडिसिन्स में क्या आता है, जैसे कि हमारे कुछ नेचुरल या फिर कुछ हर्ब्स है हमारे पास जिन्हें हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये भी हमारा खुद का राइट है, बिकॉज ये हमारे रीजन में इन्वेंट हुआ है या फिर हमारे लिटरेचर में अवेलेबल है। सो दिस इज द बायो पेटेंट, या फिर इसके ऊपर हम पेटेंट कर सकते हैं। बट हो सकता है कि कोई और हमारे पहले ही, हमें कुछ पता चले इसके पहले ही कोई और इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है या फिर इसको मार्केट में ला लिया होता है। सो ये सब केसेस आती है बायोपायरेसी के। अभी बायोपायरेसी में काफ़ी सारे केसेस हमें स्टडी करने हैं जो कि एक्चुअल में हमारे इंडिया से ही रिलेटेड है। सो लेट अस सी वन बाय वन। सो फर्स्ट एग्जांपल हमें देखना है बायोपायरेसी का, जो कि रिलेटेड है हमारे नीम के साथ। जो हमारे पास नीम का पेड़ होता है जिसका बायोलॉजिकल नेम है अज़ाडिराक्टा इंडिका। सो इस प्लांट के साथ भी बायोपायरेसी हुई है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में इसके बारे में। सो नाउ कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ दी बायोपायरेसी। सो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आता है बायोपायरेसी में, इट इज द अज़ाडिराक्टा इंडिका। अभी ये क्या है, अज़ाडिराक्टा इंडिका। ये है भाई अपना जो नीम का पौधा होता है ये। अभी ये हमारे पास काफ़ी पुराना ट्रेंड है कि नीम को हम एंटी फंगल के तौर पे यूज़ करते हैं, यस, या फिर इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ करते हैं। बट एंटी फंगल ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये काफ़ी जानी मानी है। सो इस एंटी फंगल प्रॉपर्टी के लिए एक्चुअल में यूएस या फिर एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके लिए पेटेंट इशू करवा दिया था कि भाई नीम की जो एंटी फंगल प्रॉपर्टी है इसको हमने खोजा है, या फिर इसके एंटी फंगल प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने यूएसडीए जो कि एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेटेंट को अप्रूव करता है। सो इसके लिए इन्होंने अप्लाई किया था और इन्होंने ये कहा था कि जो नीम का ऑयल होता है और इसमें जो एंटी फंगल एक्टिविटी है ये हमने खोजा है, ये उन्होंने कहा था। बट एक्चुअल में इंडिया के कल्चर में या फिर हमारे इंडिया में सेंचुरी से ये बात पता है कि जो नीम होता है इसको एज एंटी फंगल हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए नीम को हमारे पास सदियों से यूज़ किया जा रहा है। सो ये एक एग्जाम्पल है बायोपायरेसी का जो कि हमारे इंडिया से चुराया गया था। इसके बाद में एक है हमारे पास बासमती का एग्जाम्पल। सो बासमती चावल के बारे में तो सभी को पता होगा, यस। सो बासमती ये एक हमारे पास का राइस का स्पेसीज है जो कि काफ़ी ज़्यादा अरोमेटिक होता है। इसका राइस काफ़ी ज़्यादा थिन एंड काफ़ी लॉन्ग राइस होता है। और इसका स्पेशल इसका जो यूनिकनेस होता है इस राइस का, ये होता है इसका अरोमा। ओके, सो जो बासमती राइस है ये इंडियन ओरिजिन का है और इंडिया के या फिर हमारे ही कंटिनेंट में इसके प्रोडक्शन का, इसके एग्रीकल्चर का सब नॉलेज है। बट इसे भी चुराया गया था हमारे इंडिया से। अगेन USPTO दैट इज दी US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन या फिर ट्रेडमार्क ऑफिस, इन्होंने 1997 में इस पेटेंट को ग्रांट किया था टू द टेक्सास। इसे उन्होंने दिया था टेक्सास को और फिर उन्होंने बासमती का नाम बदलकर टेक्समती कर दिया था। बट एक्चुअल में ये बायोपायरेसी का ही केस था। सो इसके ऊपर फिर बाद में केस वगैरह चला एंड देन इस राइस का जो क्लेम था या फिर इस राइस के जो बायो पेटेंट थे इसको मार्च 2001 में इस USPTO ने रिजेक्ट कर दिया था। प्लस इसके जितने क्लेम्स थे इसको भी रिजेक्ट कर दिया। सो ये दो एग्जाम्पल है बायोपायरेसी के जो कि हमारे इंडिया से रिलेटेड। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट वाला बायोपायरेसी का केस जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता ही है, ये है हल्दी या फिर टर्मरिक। इसी का बायोलॉजिकल नाम होता है कुरकुमा
लोंगा या फिर कुरकुमा ऑफिसिनालिस। आप सभी को पता है जब भी हमारे घर में किसी को अगर चोट लगती है या फिर कुछ इंजरी होती है, कुछ कट जाता है, हम सीधा हल्दी को अप्लाई करते हैं इंजरी पर। जहाँ पे भी ओपन इंजरी रही फिर भी हम इसके ऊपर इस इंजरी को अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? बिकॉज ये जो टर्मरिक या फिर जो कुरकुमा होता है, इसमें कुरकुमिन नाम का एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है जो कि हेल्प करता है हीलिंग वाले प्रोसेस में। हीलिंग वाला प्रोसेस यानी कि जो भी हमारा इंजरी है इसको हील करता है फास्टली, वहाँ पे बैक्टीरिया को इंक्रीज नहीं होने देता या फिर उसके इन्फेक्शन को भी वो रोक देता है। ओके, हल्दी या फिर कुरकुमा या फिर टर्मरिक, इसका एक काफ़ी नोन प्रॉपर्टी है हीलिंग का, यानी अगर इंजरी होती है हम सबसे पहले इसके ऊपर हल्दी लगाते हैं, ये सबको पता है। यस, ये हीलिंग वाला जो प्रॉपर्टी है ये हम इंडियंस को पता होगा, इसलिए हमने कभी भी अगर किसी को इंजरी होता है, कट होता है, हम इसके ऊपर फर्स्ट में तुरंतली हम इसके ऊपर क्या करते हैं? हल्दी लगा देते हैं। ओके, इस कॉमन से जो हम इस कॉमन रेमेडी को यूज़ करते हैं इंडिया में, हर घर में यूज़ की जा रही है। इसके यूज़ को भी बायो पेटेंट या फिर इसके ऊपर पेटेंट कर दिया गया था अगेन बाय द यूएस। ओके, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा कि ये जो हल्दी का हीलिंग प्रॉपर्टी है, इस हीलिंग प्रॉपर्टी को हमने खोजा है और इसके ऊपर उन्होंने पेटेंट करवा दिया था। अगेन फिर ये बायोपायरेसी का केस था और एक्चुअली उन्होंने ये 1995 में ही इसके हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए क्लेम किया था यूएस में। 1995, यानी देखिए कितनी पुरानी बात है ये। वहाँ पे और इंडियन और उनको वहाँ उनकी गवर्नमेंट ने इसका एक्सेप्टेंस भी दे दिया था कि हाँ भाई आप लोगों ने ये खोजा है। बट फिर बाद में इंडियन पीपल को ये पता चला कि अरे ये जो हमारा सेंचुरीज से, सदियों से चलता आने वाला जो नुस्खा था, जो रेमेडी थी, इसके ऊपर कोई और पेटेंट करके बैठा है और प्लस अगर कोई और इसके ऊपर पेटेंट करता है क्लेम के अंडर वो काफ़ी कुछ ऐड कर सकते हैं। यानी हल्दी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है या फिर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, इसको लेकर कोई भी फॉर्मुलेशन अगर बन रहा है इन सब के ऊपर वो मतलब उनका राइट हो जाता है, उनका अधिकार हो जाता है। ये तो नाइंसाफ़ी थी सरासर हमारे साथ, बिकॉज हल्दी का ये यूज़ हमसे बेहतर किसी और को नहीं पता था। इसके ऊपर अगेन केस हुआ है और फिर इसके बाद में जब इंडियन साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत लगाई, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दिया और प्रूव कर दिया कि एक्चुअल में टर्मरिक इंडियन प्रोडक्ट ही है या फिर ये इंडिया का ही एक रेमेडी था और रेमेडी है। और अभी फाइनली जिन यूएस ने जहाँ पे अप्लाई किया था हल्दी वाला पेटेंट, ये अभी रिजेक्ट हो चुका है लेटेस्ट में, काफ़ी पुरानी बात नहीं है ये। बायोपायरेसी के 3 केसेस आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक है नीम, एक है बासमती और एक है हल्दी। ये तीनों भी बायोपायरेसी के केस है जो तीनों भी हमारे इंडिया से रिलेटेड है, बिकॉज हमारे इंडिया में काफ़ी सारे रिसोर्सेस है, नॉलेज है, रेमेडीज़ है जो कि सेंचुरी से चलते आ रही है। बट सिर्फ हमारे पास एक चीज़ की कमी है और वो ये है कि हम इसको किसी प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया के सामने नहीं रख पाते। इसके लिए ज़रूरी है कि जब बच्चे स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे उन्हें इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया जाए कि हम हमारे पास के कौन से चीज़ों को दुनिया के सामने रखते हैं या फिर रखना चाहिए, ताकि हमारा जो राइट है हमें ही मिले। ये था आपका बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर। यहाँ पे ये चैप्टर का होता है द एंड। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक स्टे ट्यून और स्टडी कीजिए। टेक केयर, सी यू।